हेलो एवरीवन, वेलकम टू एड्यूमंत्रा। आज हम एड्यूमंत्रा में फर्स्ट फ्लाइट टेक्स्ट बुक के 6th चैप्टर दैट इज द 100 ड्रेसेस पार्ट 2 को कवर अप करने वाले। ये जो चैप्टर है, ये चैप्टर फर्स्ट पार्ट का ही कंटिन्यूएशन है। तो हम हल्का सा रिवाइज कर लेते हैं कि पिछले चैप्टर में हमने आखिरी में क्या क्या देखा। हमने देखा आखिरी में कि जो ड्राइंग कंपटीशन होता है, उस ड्राइंग कंपटीशन में वांडा पेट्रोंस्की फर्स्ट आ जाती है और उसके बाद मिस मेसन पूरे क्लास से बोलती है कि आप क्लास में जाकर घूम सकते हैं और घूमकर लाइन बनाकर घूमकर आप सारे पिक्चर्स को देख सकते हैं। इतने में चैप्टर खत्म होता है। इसके बाद क्या हुआ कि एकदम से वो जो मॉनिटर है, क्लास की मॉनिटर है, वो क्लास में आती है और वो एक नोट लेकर आती है। प्रिंसिपल्स ऑफिस से नोट लेकर आती है और वो मिस मेसन को वो नोट देती है। मिस मेसन उस नोट को रीड करती है, एक बार नहीं सेवरल टाइम्स रीड करती है और उसके बाद कुछ सोच में डूब जाती है और सोचने के बाद फिर वो एकदम से क्लैप करके क्लास को ऑर्डर करती है कि क्लास बी सीटेड बैक इन योर प्लेस, अपने प्लेस में आकर वापस बैठ जाओ। जब सभी लोग आकर बैठ गए और जो पैरों की शफलिंग की जो आवाज़ थी, मतलब वो जो बीट करने की जो आवाज़ थी, वो जैसे ही बंद हो गया तो मिस मेसन ने कहा कि मेरे पास एक लेटर है और ये जो लेटर है ये वांडा के फादर का लेटर है, जो कि मैं चाहती हूँ कि मैं आपको रीड करके सुनाऊँ। मिस मेसन थोड़ी देर के लिए साइलेंट हो गई और इतने में जो क्लास था वो कंप्लीटली टेंस और एक्सपेक्टेंट हो गया। टेंस और एक्सपेक्टेंट मतलब और सीरियस हो गया और उम्मीद लगा कर बैठ रहा था कि इसमें क्या होगा, लेटर में क्या हो सकता है। तो सब होपफुल होकर, एक्सपेक्टेंट होकर वहाँ पे बैठकर ध्यान से सुनने के लिए तैयार हो गए। जैसे ही बच्चे साइलेंट हो गए, मिस मेसन ने अपने चश्मे को थोड़ा एडजस्ट किया और वो भी डेलिबरेटली एडजस्ट किया। डेलिबरेटली मतलब नोइंगली, जानबूझकर एडजस्ट किया। जैसे ही बच्चों ने ये चीज़ देखा, मैम जो चश्मा एडजस्ट कर रही है, बच्चे समझ गए थे कि कुछ इम्पॉर्टेंट बात मैम कहने वाली है। वो लोग और क्लोजली ऑब्जर्व करने लग गए कि उस नोट में क्या लिखा है। मैम ने रीड किया और रीड करते हुए मैम ने बताया कि उसमें लिखा है, डियर टीचर्स, माय वांडा विल नॉट कम टू योर स्कूल एनी मोर। मेरी जो वांडा है, मेरी जो बेटी है, वो अब आपके स्कूल में अब कभी नहीं आएगी। जेक ऑल्सो, मेरा बेटा जो जेक है वो भी नहीं आएगा। नाउ वी मूव अवे टू बिग सिटी। अब हम एक बड़े सिटी की तरफ जा रहे, बड़े शहर की तरफ जा रहे। नो मोर हॉलोपलैक, अब और कोई चिल्लाएगा नहीं, कोई रोएगा नहीं, कोई अजीबोगरीब नाम नहीं लेगा। हॉलर का मीनिंग होता है क्राइम। पलाक एक मीनिंगलेस वर्ड है, उसका कोई मीनिंग नहीं होता, बट वो सिग्निफाई ये करना चाह रहे थे कि अब और कोई मेरी बेटी का मजाक उड़ाकर नाम नहीं लेगा। तो अब नो मोर हॉलोपलैक, नो मोर आस्क वाई फनी नेम। अब कोई और आपके जो क्लास में जो बच्चे हैं और जो भी लोग हैं वो ये नहीं पूछेंगे कि तुम्हारा नाम इतना फनी क्यों है। प्लेंटी ऑफ फनी नेम्स इन द बिग सिटी। और जिस शहर में हम जा रहे हैं उस शहर में बहुत सारे हमारे जैसे फनी नेम वाले लोग हैं। बहुत सारे हमारे जैसे पोलैंड में, हम लोग पोलैंड से आए हैं तो पॉलिश लोग वहाँ पे भी बहुत सारे हैं। योर्स ट्रूली जैन पेट्रोंस्की, आपका जैन पेट्रोंस्की। जैसे ही मिस मेसन ने लेटर रीड करना बंद कर दिया, उसके बाद मिस मेसन ने अपना चश्मा निकाला, उसे ब्लो किया। ब्लो करना मतलब दोनों कांच में ब्लो किया और उसके बाद एक वाइट हैंकरचीफ था, उस हैंकरचीफ से दोनों कांच को साफ किया। साफ करने के बाद उन्होंने वापस से उस चश्मे को पहन लिया।
चश्मे को पहनने के बाद मिस मेसन कुछ बोलना चालू किया उन्होंने, और इस समय पे उनकी जो वॉइस थी वो बहुत लो थी। बहुत ही सैड वॉइस में उन्होंने बोला, मुझे पूरा विश्वास है कि इस क्लास में किसी भी बॉयज़ या तो गर्ल्स ने जानबूझकर या तो पर्पसफुली किसी और का मजाक नहीं उड़ाया होगा, और सिर्फ इस रीज़न से कि किसी और इंसान का नाम बहुत ही लंबा है या तो उसका नाम बहुत ही अनफेमिलियर है। मैं ऐसा ही सोचना प्रेफर करूँगी कि जिसने भी अगर बोला है तो वो थॉटलेसनेस के कारण बोला होगा, मतलब बिना सोचे समझे गलती से निकल गया होगा। मैं यही सोचना पसंद करूँगी। मुझे पता है कि आप लोगों को भी वैसा ही महसूस हो रहा है जैसा मुझे महसूस हो रहा है। जो भी हुआ वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण था, अनफॉर्चुनेट था, और अनफॉर्चुनेट के साथ साथ सैड भी था। मैं बस इतना चाहती हूँ कि जो भी हुआ उस चीज़ के बारे में आप लोग सभी, क्लास में जितने बच्चे आप लोग सभी उस चीज़ के बारे में सोचो। जो पहला पीरियड था वो स्टडी पीरियड था, और मैडी जो है वो पूरी कोशिश करती है कि वो अपने लेसन्स को प्रिपेयर कर सके, पर शी हैड अ सिक फीलिंग इन द बॉटम ऑफ हर स्टमक। दैट मीन्स उसको बहुत ही अजीब सा महसूस हो रहा था। वो जब हम पछतावा करते हैं किसी चीज़ का तो बिल्कुल हमारी तबीयत थोड़ी ख़राब होने लगती, तो बिल्कुल वैसा ही उसे महसूस हो रहा था। उसे याद आ रहा था कि उसे पसंद तो नहीं था, कभी भी पसंद नहीं था कि पैगी जब भी मजाक उड़ाती थी और सवाल पूछती थी वांडा से कि तुम्हारे क्लोसेट में कितने ड्रेसेस हैं और सारी चीज़ें, पर फिर भी मैडी चुपचाप खड़ी रहती थी। मैडी को ऐसा महसूस होता है कि वो एक डरपोक है। पैगी ये कंसिडर नहीं करती थी कि वो कुछ गलत कर रही है, उसे ऐसा नहीं लगता था कि वो मीन है, पर जो मैडी है, मैडी को वो चीज़ महसूस हो रहा था, और मैडी अपने आप को, शी कुड पुट हर सेल्फ इन टू वांडास शू, मतलब अपने आप को दूसरे किसी भी सिचुएशन में रखना, दूसरे इंसान के सिचुएशन में रखना, तो वो महसूस कर पा रही थी कि वांडा कैसा फील कर रही होगी। उसके बावजूद मैडी ने कोई स्टेप फॉरवर्ड नहीं लिया, तो उसे बहुत बुरा लगता है। गुडनेस, कुछ किया नहीं जा सकता था क्या ऐसे सिचुएशन में? मैडी सोचती है कि मुझे वापस से आखिरी बार वांडा से मिलना चाहिए और मुझे उसे समझाना चाहिए कि मैं उसे हर्ट नहीं करना चाहती थी, और इसीलिए वो पीछे की तरफ देखती है जहाँ पे पैगी बैठी हुई थी, पर पैगी उसकी तरफ ध्यान नहीं देती है। पैगी नीचे की तरफ देख रही होती है एंड शी वॉज स्टडीइंग हार्ड। तो मैडी सोचती है कि चाहे ही पैगी को बुरा लगे या उसको महसूस हो अपनी गलती या ना, पर मुझे कुछ करना चाहिए। वो सोचती है कि डिटरमाइन कर लेती है कि मुझे वांडा से मिलना है। मैडी को ये भी लगता है कि शायद से वांडा अपना घर छोड़कर अभी गई नहीं होगी, तो वो सोचती है कि शायद पैगी उसके साथ आएगी और ये दोनों हाइट्स क्लाइंब करेंगे, मतलब वो जो पहाड़ी इलाका है जहाँ पे वांडा रहती है, तो वो हाइट्स क्लाइंब करके, पहाड़ों को क्लाइंब करके वो लोग वांडा के घर पे जाएंगे और वांडा से कहेंगे कि तुम कंपटीशन जीत गई, और हम लोग ये सोचते हैं कि तुम बहुत स्मार्ट लड़की हो और तुम्हारे जो 100 ड्रेसेस थे जो तुमने बनाए वो बहुत खूबसूरत है। आफ्टरनून को जैसे ही स्कूल डिसमिस हो जाता है तब पैगी और मैडी दोनों स्कूल से बाहर निकलते हैं, और पैगी प्रिटेंडेड कैजुअलनेस के साथ बोलती है। प्रिटेंडेड कैजुअलनेस का मतलब कि उसको ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है, वो प्रिटेंड कर रही है कि ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ रहा है, कैजुअली वो बोल रही है, बट असलियत में उसे फ़र्क पड़ रहा है। तो वो मैडी से बोलती है कि अपन को उस बच्ची के घर जाना चाहिए, शायद वो अभी भी
उसने ये जगह छोड़कर वो नहीं गई होगी, अपन को उससे मिलने जाना चाहिए। और ये सुनकर मैडी, जिसके मन में यही सारी चीज़ें चल रही थी, वो यही बात को सोच रही थी, तो मैडी खुश हो जाती है, उसका चेहरा बहुत खुशी के साथ दमक उठता है। एंड देन ये दोनों भाग कर जाते हैं, बॉगिन्स हाइट को क्लाइंब करते हैं और बॉगिन्स हाइट की तरफ जाते हैं। उसके बाद फिर बॉगिन्स हाइट का डिस्क्रिप्शन दिया गया हुआ है। बताया गया है कि ये जो बॉगिन्स हाइट रीजन था, ये रीजन का जो एयर था वो बहुत ही फॉरबिडिंग था। मतलब फॉरबिडिंग का मतलब होता है रिस्ट्रिक्टेड या प्रोहिबिटेड। तो यहाँ पे रहना, इस रीजन का जो एयर है, मतलब सराउंडिंग है, वो प्रोहिबिटेड है, मतलब इंसानों का रहना बहुत मुश्किल है, ऐसा जगह था वो। और नवंबर के महीने में भी, नवंबर का जो आफ्टरनून था, उस समय पे भी ड्रिजली सा महसूस होता है, मतलब बारिश गिरने के आसार दिखते हैं। और जो रीजन था वो पूरा रीजन डैम्प और डिस्मल था। डैम्प और डिस्मल, डैम्प का मतलब होता है वेट, और डिस्मल का मतलब होपलेस, जगह पूरी होपलेस थी, मतलब इंसान के रहने लायक नहीं था। और जैसे ही ये दोनों बॉगिन्स हाइट में चढ़ जाते हैं और उस जगह पे पहुंच जाते हैं, तो पैगी एक ग्रफली आवाज़ में, मतलब एक रफ आवाज़ में वो बोलती है कि चाहे जो भी हो, मैंने उस बच्ची को फॉरेनर तो नहीं बुलाया, मतलब पॉलिश तो नहीं बोला मैंने उसको, पोलैंड का की है ऐसा करके मैंने उसे नहीं चिढ़ाया, और ना ही मैंने उसका नाम मजाक उड़ाते हुए मैंने उसे बुलाया। मैंने सोचा था कि वांडा को ये समझ में ही नहीं आएगा कि हम लोग उसका मजाक उड़ा रहे हैं। मैं सोचती थी कि वो डम है, बट देखो कितना अच्छा ड्राइंग बना सकती है वो, कितनी स्मार्ट है। तो जो मैडी है, मैडी इस समय पे कुछ नहीं बोलती, उसके मन में बस एक ही चीज़ चल रहा होता है कि मुझे कैसे भी वांडा तक पहुंचना है और वांडा को ये समझाना है कि सॉरी कि हमने उसके ऊपर पिक किया, मतलब उसे उसका मजाक उड़ाया, तो वो सॉरी बोलने के लिए बेताब थी। और वो ये भी बताना चाहती थी कि पूरी क्लास क्या सोचती है वांडा के बारे में, कि वो लोग सोचते हैं कि वांडा एक वंडरफुल इंसान है, और वो रिक्वेस्ट करना चाहती थी कि प्लीज़ यहाँ से छोड़कर मत जाओ, यहीं पे रुक जाओ, अगर कोई भी तुम्हारा मजाक उड़ाएगा तो मैं और पैगी हम दोनों मिलकर उससे फाइट करेंगे। और वो दोनों हरीड तरीके से, जल्दी से वो लोग हिल को क्लाइंब करने की कोशिश करते हैं। वो लोग सोचते हैं कि रात होने के पहले वो लोग हिल क्लाइंब करके वहाँ तक पहुँच जाए तो जल्दी जाकर वो वापस आ पाएंगे। मैडी ने वाइट कलर का एक छोटा सा घर देखा, और वो घर देखकर उसने उस तरफ इशारा किया और पैगी से बोला, मुझे लगता है वो जो घर है वही पेट्रोन्स्कीज का घर है। इन लोगों ने नोटिस किया कि वो जो पाथवे था जिस पे वो चल रहे थे, उस पाथवे में कुछ विस्प्स ऑफ ओल्ड ग्रासेस थे। विस्प्स ऑफ ओल्ड ग्रासेस का मतलब क्या होता है? विस्प का मतलब होता है पीसेस। तो पीसेस ऑफ ओल्ड ग्रासेस, पुराने ग्रासेस इधर उधर कहीं पे उगे हुए थे पाथवे में। और ये जो ग्रासेस थे वो किटन्स की तरह लग रहे थे, बिल्ली के बच्चे जो होते हैं बिल्कुल वैसे लग रहे थे, थोड़े थोड़े गुच्छे में ग्रासेस उगे हुए थे। वो लोग घर के पास पहुंचते तो वो देखते हैं कि एक छोटा सा यार्ड था उस घर में। वो शैबी था पर फिर भी क्लीन था। शैबी का क्या मतलब होता है? डर्टी। और क्या कहा जा रहा है? डर्टी था पर फिर भी क्लीन था। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि वहाँ पे गंदगी नहीं थी। चाहे ही वो जो यार्ड था वो दिखने में गंदा था, बट वहाँ पे गंदगी नहीं थी, क्लेनलीनेस था। तो इट वॉज शैबी बट क्लीन। और ये चीज़ जैसे ही मैडी ने देखा तो वो रिलेट कर पा रही थी कि वांडा भी ऐसे ही कपड़े पहनती थी। उसके कपड़े शैबी रहते थे। वो जो फेडेड कलर का, ब्लू कलर का जो एक कपड़ा वो पहनती थी, वो कपड़ा शैबी होता था
बट फिर भी क्लीन होता था। हमने स्टार्टिंग में देखा था कि ऐसा लगता था कि आयरन ही नहीं किया गया हुआ है कपड़े को, तो वो रिलेट कर पाती है इस चीज़ से। ऐसा लग रहा था कि वहाँ पे कोई भी नहीं है। पैगी जाती है और पैगी डोर पे फॉर्मली नॉक करती है, पर कोई दरवाज़ा नहीं खुलता। फिर पैगी और मैडी दोनों पीछे की तरफ, बैकयार्ड की तरफ जाते हैं, वहाँ पे नॉक करते हैं, बट कोई जवाब नहीं देता है। और अब कोई डाउट वाली बात ही नहीं थी। अब क्लियर हो चुका था कि जो पेट्रॉन्स्कीज है वो लोग यहाँ से जा चुके हैं। अब कोई उम्मीद नहीं बचा था। ये दोनों अब कैसे सारे चीज़ों का अमेंडमेंट करेंगे ये उन्हें नहीं समझ में आ रहा था। अमेंड करना मतलब वापस से चीज़ों को चेंज करना। यहाँ पे उन लोगों ने जो बुरे काम किए थे, जो उन्होंने गलत काम किए थे, उस गलत काम को सुधारना, तो अब वो कैसे अमेंड करेंगे उनको नहीं समझ में आ रहा था। वो दोनों धीरे से टर्न अवे करते हैं और हिल से नीचे की तरफ जाना चालू कर देते हैं। जब पैगी और मैडी वापस जा रहे थे तो पैगी मैडी से बोलती है कि अब अपन क्या कर सकते हैं। अब वो चली गई है, पर जब मैं उससे सवाल पूछ रही थी, मैं 100 ड्रेसेस के बारे में और सब कुछ सवाल पूछ रही थी, उसी टाइम उसके दिमाग में ये जो ड्राइंग्स है इसके बारे में और ये जो ड्रेसेस है, नए नए ड्रेसेस के बारे में थॉट प्रोसेस आ रहा था। और इसी कारण वो शायद कंपटीशन भी जीती है, नहीं तो वो जीत भी नहीं पाती, कंपटीशन में नहीं पार्टिसिपेट कर पाती। तो यहाँ पे जो पैगी है वो रीजंस ढूंढ रही है। वो अपनी गलतियों को भी ऐसा दिखाना चाहती है कि उसने गलती नहीं किया है। हमारे साथ भी होता है कि जब भी हम कुछ गलत कर देते हैं तो हम कोशिश करते हैं कि ऐसा लगे कि हमने गलत नहीं किया है। हम अपने मन को मनाने की कोशिश करते हैं कि हमने कुछ गलत नहीं किया। तो पैगी भी वैसी ही कोशिश कर रही थी। मैडी पैगी की बातों को सुनकर अपने दिमाग के थॉट प्रोसेस को चेंज करने की कोशिश कर रही थी, टर्न करने की कोशिश कर रही थी। उसके मन में जो सैडनेस था, मैडी के मन में जो सैडनेस था, वो थोड़ा उसे चेंज करने की कोशिश कर रही थी। क्या सोचकर कि पैगी ने जैसा कहा कि पैगी की बातों से और पैगी ने जो 100 ड्रेसेस की बातें कही थी, उन बातों से वांडा को फ़ायदा ही हुआ है। वांडा को फर्स्ट प्राइज़ मिला, उसको नुकसान नहीं हुआ है। तो वो भी अपने थॉट प्रोसेस को टर्न करने की कोशिश करती है। वो सोचती है कि अगर इस बात में, पैगी की बात में कोई सेंसिबिलिटी है, इफ़ देयर इज़ एनीथिंग, तो मुझे बैड नहीं फील करना चाहिए, मुझे खुश होना चाहिए। पर रात को जब मैडी सोने की कोशिश करती है तो वो सो नहीं पाती। उसे सिर्फ और सिर्फ वांडा की याद आ रही होती है। वो सोचती है कि वांडा जो लाइट फेडेड ब्लू कलर का ड्रेस पहनती है उसके बारे में सोचने लगती है। फिर वो सोचने लगती है कि वांडा कैसे वो छोटे से घर पे रहती थी। फिर वांडा के वो जो 100 ड्रेसेस जो उसने ड्रॉ किए थे उसकी याद आ जाती है कि कितने खूबसूरत ड्राइंग्स उसने बनाए थे और वो पूरे लाइंड अप थे क्लासरूम में। तो सब सोचकर वो सो ही नहीं पा रही थी। मैडी अपने बेड पर उठकर बैठ जाती है और उसके बाद अपने दोनों हाथों से अपने सर को प्रेस करती है और वो सोचती है कि इतनी हार्ड थिंकिंग मैंने पहली बार की है अपने लाइफ में। और बहुत देर सोचने के बाद वो फाइनल एक कंक्लूजन में आती है कि आज के बाद से नहीं, मैं साइड में खड़े होकर ऐसी बातें नहीं सुनूंगी, मैं रिएक्ट करूंगी, मैं रोकूंगी लोगों को। वो सोचती है कि अगर कोई भी इंसान किसी और इंसान का मजाक उड़ाएगा क्योंकि वो फनी दिखता है या तो उसका नाम फनी है, तो वो देखेगी नहीं, वो चुपचाप खड़े होकर देखेगी नहीं, वो रिएक्ट करेगी। वो ये भी सोचती है कि अब अगर पैगी की दोस्ती खोनी पड़े तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अब वांडा के साथ चीज़ों को ठीक नहीं किया जा सकता, पर अब आगे वांडा जितना कोई और अनहैप्पी नहीं होना चाहिए, ये वो डिटरमाइन कर लेती है।
एक सैटरडे को मैडी ने अपना पूरा आफ्टरनून पैगी के साथ बिताया और इस आफ्टरनून में इन दोनों ने एक लेटर लिखना चालू किया। लेटर किसको? वांडा पेट्रोंस्की को। और ये जो लेटर था ये एक फ्रेंडली लेटर था। इस लेटर में इन दोनों ने लिखा कि वो जो कंपटीशन था, ड्राइंग कंपटीशन, उस कंपटीशन में वांडा प्राइज जीत गई है। और वो लोग ये भी बताते हैं कि वो जो ड्राइंग था वो बहुत ही प्रिटी था, बहुत खूबसूरत था। फिर वो लोग पूछते हैं कि जो नए जगह पे वांडा गई है क्या उसको वो नया जगह पसंद आया, क्या वांडा को नए टीचर्स पसंद आए क्या वहाँ पे। और वो लोग चाहते थे कि वो सॉरी बोले, बट ये जो लेटर था ये बिल्कुल एक फ्रेंडली लेटर की तरह ही वो लिख पाए, जैसे कि कोई एक इंसान अपने बेस्ट फ्रेंड को लिखता हो। जैसे ही मैडी और पेगी लेटर पूरा कंप्लीट कर देते हैं, फिर नीचे जहाँ पे साइन करना चाहिए वहाँ पे वो लोग लिखते हैं विथ लॉट्स ऑफ एक्सेस फॉर लव। एक्सेस कैसे लिखा गया हुआ है? X''S। अब इसका क्या मतलब है? बहुत सारे लोग डाउट में आ जाते हैं। मैं आपको बताता हूँ कि X का क्या मतलब है। X जो है वो एक बिब्लिकल रिप्रेजेंटेशन है। बिब्लिकल मतलब बाइबल का रिप्रेजेंटेशन है। जीसस के क्रूसिफिक्शन से डील करता है। क्रूसिफिक्शन क्या होता है? जब जीसस मरे थे तो वो कहाँ पे मरे थे? क्रॉस में मरे थे, है ना। तो जिस क्रॉस में मरे थे उसी को X सिंबलाइज किया जाता है। और क्रिश्चियंस क्या करते हैं, ये जो क्रॉस है, क्रॉस में जीसस के पैर पे जाके वो लोग किस करते हैं। उनके इम्पोर्टेंस को बताने के लिए लोग क्या करते हैं, जीसस के पैर पे क्रॉस में जाकर किस करते हैं। तो ये जो X साइन है ये किस का साइन है ना। तो ये किस क्यों दिखाया जाता है या तो क्यों लिखा जाता है? इसलिए लिखा जाता है कि सामने वाले इंसान के इम्पोर्टेंस को दिखाने के लिए। तो यहाँ पे भी विथ लॉट्स ऑफ लव, विथ लॉट्स ऑफ किसेस फॉर लव, ऐसा कहते हुए वो लोग एंड करते हैं। और अब इन दोनों को ही एड्रेस तो पता नहीं था कि वांडा कहाँ पे गई है, तो वो लोग एड्रेस बॉगिन्स हाइट्स का ही डालते हैं और उसमें लिखते हैं कि प्लीज़ पास, जब भी अगर वांडा कभी भी उस जगह पे आए तो प्लीज़ उसे पास कर देना, ऐसा वो लोग लिखकर वो लेटर एंड अप कर देते हैं। बहुत दिन गुजर गए बट लेटर का कोई रिप्लाई वापस नहीं आया और ना ही वो लेटर वापस इनके घर पे आ गया। तो ऐसा लगता है कि शायद वांडा को वो लेटर मिल गया था और वांडा बहुत ज़्यादा हर्ट हो चुकी थी और वो बहुत गुस्से में थी, इसलिए शायद उसने रिप्लाई नहीं किया। और उसका गुस्सा जो था वो जायज़ भी था क्योंकि उसे हर्ट किया गया हुआ था। कुछ हफ्ते गुजर गए पर वांडा का कोई रिप्लाई नहीं आया। पैगी सारी चीज़ों को उसने भूलना चालू कर दिया था, जो भी हुआ उन सबको भूलना चालू कर दिया था पैगी ने। पर मैडी जो कि रात को सो नहीं पाती थी, उसने नींद के लिए, ताकि उसे नींद आए उसके लिए उसने कुछ स्पीचेस लिखना चालू कर दिया था। वो स्पीच में लिखती थी कि वो कैसे डिफेंड कर रही है जब भी लड़कियां वांडा के इर्द गिर्द खड़े हुए हैं और उससे सवाल पूछ रहे हैं हाउ मेनी ड्रेसेस डू यू हैव, और मजाक उड़ा रहे हैं। उस समय पे वो जैसे ही जो वांडा है वो जैसे ही आंसर देने के लिए तैयार हो जाती, वो अपने लिप्स को टाइट कर लेती और आंसर देने के लिए तैयार हो जाती, उसके पहले ही वो सोचती, मैडी सोचती कि मैं सभी लोगों को चिल्लाकर बोलूंगी कि स्टॉप, बस बहुत हो गया, और सभी को बहुत ही शर्मिंदा होना पड़ेगा। तो ये सब सोचते हुए जो मैडी है वो क्या करती, वो स्पीच लिखना चालू करती डिफेंड करते हुए। कुछ समय बाद क्रिसमस का सीज़न आ चुका था और क्रिसमस के सीज़न में जो पूरा रीजन था, आसपास का रीजन, वो स्नो कवर्ड हो चुका था और जो क्लासरूम था, क्लासरूम को बेल्स और एक छोटे से क्रिसमस ट्री से डेकोरेट किया हुआ था।
ये लास्ट डे था, विंटर वेकेशन के पहले लास्ट डे था। अगले ही दिन विंटर वेकेशन चालू होने वाला था और इसी दिन मॉर्निंग में जो टीचर है, टीचर एक लेटर लेकर आई और उन्होंने ये लेटर सारे बच्चों को दिखाया। मिस मेसन बच्चों से कहती है कि आप लोगों को वो वांडा पेट्रॉन्स की याद है जो कि गिफ्टेड लिटिल आर्टिस्ट थी। गिफ्टेड लिटिल आर्टिस्ट मतलब गॉड गिफ्टेड आर्टिस्ट, और जिसने ड्राइंग कंपटीशन में फर्स्ट प्राइज जीता था। उसने मुझे लेटर लिखा है और मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि अब मुझे ये पता है कि वो कहाँ रहती है और मैं उसका मेडल उसके घर भिजवा सकती हूँ। मैं चाहती हूँ कि मैं ये जो लेटर है ये आप लोगों को रीड करके सुनाऊँ। जैसे ही बच्चे ये सुनते हैं तो वो लोग सब बिल्कुल अटेंशन के साथ और इंटरेस्ट के साथ सुनने लग जाते। बताया गया हुआ है इंटेंटली सुनने लगते हैं। इंटेंटली का मतलब होता है अटेंशन के साथ सब सुनने लगते हैं। लेटर में लिखा हुआ था, डियर मिस मेसन, हाउ आर यू, आप कैसे हो और रूम 13 कैसा है। गर्ल्स को बता दीजिएगा कि वो जो 100 ड्रेसेस जो मैंने बनाए थे गर्ल्स उसे रख सकती हैं, और उसमें से जो ग्रीन कलर का ड्रेस था जिसमें रेड कलर की ट्रिमिंग्स थी, मैं चाहती हूँ कि वो पैगी उसको ले ले। और जो ब्लू कलर का ड्रेस था वो पैगी की जो फ्रेंड है मैडी, मैं उसको देना चाहती हूँ क्रिसमस के गिफ्ट के तौर पे। और मैं आप लोगों को बहुत मिस करती हूँ, मैं स्कूल को बहुत मिस करती हूँ। और ये जो टीचर्स हैं जो कि यहाँ पे अभी नए स्कूल में जो मेरे टीचर्स हैं वो आपकी बराबरी तक नहीं करते। हैप्पी क्रिसमस विश करते हुए वो लेटर को एंड करती है। मैडी और पेगी जब वापस घर की तरफ जा रहे थे उस समय पे वो जो ड्राइंग था जो कि वांडा ने गिफ्ट किया था उसे वो लोग बहुत ही केयरफुली होल्ड करके अपने घर की तरफ जा रहे थे। उन्होंने देखा कि जितने भी घर थे घर के विंडोज में रेट्स लटके हुए थे। रेट्स क्या होता है, गार्लैंड, फूल माला लटके हुए थे। और कुछ हॉली भी थे। हॉली क्या होता है, एक टाइप ऑफ प्लांट है जो कि विंडो पे रखा हुआ था। तो वो लोग इन सारे सीन को, ब्यूटीफुल सीनरी को देखते हुए आगे की तरफ बढ़ रहे थे। वो लोग आगे बढ़ते हैं तो कुछ शॉप्स देखते हैं। वो शॉप्स में भी बहुत सारे क्रिसमस ट्री पाइल अप करके रखा हुआ था। स्टैक करके रखना मतलब पाइल अप करके अरेंज करके रखा हुआ था। और उन शॉप्स के जो विंडोज थे उस विंडो में कैंडी पेपरमेंट लटका हुआ था, स्ट्रंग किया हुआ था, है ना। कैंडी पेपरमिंट, आपको पता है कैंडी क्या होता है, एक स्वीट रहता है ना, और पेपरमिंट मिंट का टेस्ट आता है। तो कैंडी पेपरमिंट्स लटके हुए थे। और यही शॉप्स के विंडो में ही कॉर्नुकोपियास भी लगे हुए थे। कॉर्नुकोपियास क्या होता है, डेकोरेटिव बास्केट होते हैं, है ना, जिसमें आप फ्रूट्स भी रख सकते हो, आप फ्लावर्स भी रख सकते हो। तो बहुत ही डेकोरेटिव टाइप के बास्केट्स होते हैं। तो ट्रांसपेरेंट पेपर के बने हुए कॉर्नुकोपियास भी विंडोज में लटके हुए थे। तो इन सारे चीज़ों को देखकर और जो क्रिसमस का माहौल है उस माहौल में ये लोग आगे की तरफ बढ़ जाते हैं। क्योंकि सन शाइन कर रहा था हर जगह पे, तो उसके कारण जो लाइट का रिफ्लेक्शन है वो स्नो के ऊपर अलग अलग कलर के दिखाई दे रहे थे। पैगी एकदम से बोल पड़ती है कि बॉय, इससे ये समझ में आता है, बॉय मीन्स यार, इससे ये समझ में आता है कि वो हमें बहुत पसंद करती थी, वांडा हमें बहुत पसंद करती थी। और ये भी पता चलता है कि वांडा को हमारा लेटर मिल गया। और इस लेटर से, जो कि वांडा ने हमें लेटर भेजा है या मैम को लेटर भेजा है, उस लेटर से ये भी समझ में आता है कि वो ये कहना चाहती है कि सब कुछ चीज़ ठीक है, कुछ गलत नहीं हुआ। और दैट मतलब यही है सच्चाई।
इससे हमें ये भी समझ में आ रहा है कि जो पैगी है, पैगी को भी बहुत बुरा लग रहा था, और अब जब उसे एक लेटर वापस मिला तो वो रीज़न ढूंढ रही है कि सब कुछ चीज़ ठीक है। पैगी की बातों को सुनकर मैडी कहती है, बहुत सैड होकर कहती है कि मुझे भी उम्मीद है कि ऐसा ही हुआ है। वो सैड इसलिए होती है क्योंकि वो उस टाइट लिप्ड पॉलिश गर्ल को अब वापस से देख नहीं पाएगी, और जो इनके बीच में हुआ, जो रिश्ता खराब हुआ, उसको कभी भी ये ठीक नहीं कर पाएगी। ये सोचकर वो सैड होती है। मैडी घर जाती है। घर पर जाकर उसके घर के दीवार में पिंक कलर का वॉलपेपर लगा हुआ था। उस वॉलपेपर में एक जगह से कहीं से वो फट चुका था वो वॉलपेपर। उस जगह पे मैडी ने जाकर ये जो पिक्चर है उसे पिन कर दिया और लगा दिया जहाँ पे फटा हुआ था। मैडी का रूम जो कि शैबी था, अनटाइडी था, उस रूम में एकदम से ये ब्रिलियंट कलर वाला जो ड्राइंग है जो कि वांडा ने बनाया था, उसको जैसे ही मैडी ने अपने रूम में प्लेस किया तो जो रूम था वो जगमगा उठा था, वो बहुत ही खिल गया था। मैडी अपने बेड पर जाकर बैठ गई और वो जो पिक्चर है उस पिक्चर की तरफ देख रही थी। वो सोच रही थी कि मैं वांडा के पास में ही खड़ी थी, जब सब लोग मजाक उड़ाते थे तब मैं उसके पास में ही खड़ी थी और मैंने कुछ नहीं किया उसे बचाने के लिए, और उसके बावजूद भी वांडा मेरे से इतने अच्छे से ट्रीट करती है और मुझे ये गिफ्ट करती है। तो वो ये सोचकर उस पिक्चर को ही देखकर बैठी रहती है। मैडी ये सारी बातें सोचकर रोने लग गई और उसके आंखों में आंसू भर आए। आंखों में आंसू थे इस कारण वो जो पिक्चर को देख रही थी वो उसे ब्लर दिखाई दे रहा था, क्लियर नहीं दिखाई दे रहा था। एकदम से उसने ध्यान से उस पिक्चर की तरफ देखा तो उसे समझ में आया कि कुछ अलग है। उसने अपने आंखों को साफ किया और पिक्चर की तरफ देखा तो वो जो ड्रेस था वो इतना ब्रिलियंट कलर का था, इतना अच्छा कलर का था कि जब मैडी ने ये पिक्चर अपने हाथ में लिया तो वो सिर्फ ड्रेस को ही देख रही थी। उसने उस ड्राइंग के चेहरे की तरफ ध्यान ही नहीं दिया था, और जब उसने अभी अटेंशन के साथ इंटेंटली उस पिक्चर को देखा तब उसे समझ में आया कि वो जो फेस था वो मैडी का ही फेस था। मतलब वांडा ने वो जो ड्राइंग है वो मैडी के लिए ही बनाया था। जैसे ही मैडी ने ये देखा वो बहुत खुश हो गई और वो भागकर पैगीज मतलब पैगी के घर पे चली गई। जैसे ही मैडी पैगी के घर पे पहुंची उसने पैगी से बोला कि पैग, तुम्हारा वो जो ड्राइंग है जो कि वांडा ने दिया था वो कहाँ है? तो पैग बोलती है व्हाट्स द मैटर, क्या हुआ, क्यों पूछ रहे हो? फिर वो दोनों ऊपर की तरफ चढ़े, सीढ़ियों से ऊपर की तरफ चढ़े। पैगी का जो रूम था वो ऊपर था और पैगी के रूम के अंदर जाकर जब वो ड्राइंग को देखा तो ड्राइंग को पैगी ने बेड के ऊपर उल्टा रखा हुआ था। मैडी ने बहुत केयरफुली उस ड्राइंग को उठाया और उस ड्राइंग को देखा और पैगी से बोला कि ये देखो पैगी, ये तुम्हारा ही चेहरा है, उसने तुम्हारा चेहरा ड्रॉ किया। और पैगी का जो हेड है और पैगी का जो फेस है बिल्कुल वैसा ही वो ड्राइंग था। पैगी जैसे ही ड्राइंग को देखती है तो पैगी कहती है कि मैंने कहा था ना कि वो हमें बहुत पसंद करती है। मैडी कहती है कि हाँ शायद से वो हमें बहुत पसंद करती है। मैडी की आंखों में जो आंसू हर टाइम आ जाते थे जब भी वो वांडा के बारे में सोचती थी, उस आंसू को उसने ब्लिंक अवे कर दिया। उसके आंखों में आंसू इसलिए आते थे क्योंकि वो वांडा को याद करती कि वांडा स्कूल यार्ड में उस सनी स्पॉट में खड़ी हुई है, धूप में खड़ी हुई है, और वो जब लड़कियों को बोलती कि मेरे पास 100 ड्रेसेस हैं और सारे ड्रेसेस लाइंड अप है, और उसके बाद वो वहाँ से चुपचाप
चली जाती और स्टॉलिडली उन लड़कियों को देखती, स्टॉलिडली फर्मनेस के साथ उन लड़कियों को देखती और चुपचाप चली जाती थी। तो उसको याद करते हुए ये चैप्टर एंड अप होता है। सो नाउ लेट अस गो टुवर्ड्स द रिफ्लेक्शंस एंड अंडरस्टैंड द रिफ्लेक्शन। हमारा सबसे पहला रिफ्लेक्शन है डिस्क्रिमिनेशन। हमने यहाँ पे देखा कि पेगी वांडा के साथ कुछ डिस्क्रिमिनेशंस करती है, और डिस्क्रिमिनेशन क्यों होता है? क्योंकि उसके मन में कुछ थॉट प्रोसेस होता है, पेगी के मन में कुछ थॉट प्रोसेस होता है। वो सोचती है, सबसे पहला वो सोचती है कि ये जो वांडा है ये बहुत झूठ बोलती है, तो वो झूठी है। दूसरा चीज जो पेगी सोचती है वो ये सोचती है कि जो नाम है, वांडा का नाम है, वो बहुत ही अजीब सा नाम है। हम जैसे नॉर्मल लोगों का नाम जो होता है वैसा नाम वांडा पेट्रोंस्की का नहीं था। तो सेकंड डिस्क्रिमिनेशन वो यहाँ पे क्रिएट करती है। और जो थर्ड डिस्क्रिमिनेशन था, क्योंकि वो अच्छे कपड़े नहीं पहनती थी और वो एक ही कपड़े को बार बार पहनती थी, तो उससे वो ये भी समझ जाती है कि वो गरीब थी। तो इन डिस्क्रिमिनेशंस के कारण पेगी जाने अनजाने में वांडा को बुलिंग करती है। अब हमने देखा कि पेगी बुरी लड़की नहीं थी। वो जब भी किसी भी बच्चों को देखती कि जो बड़े बच्चे हैं वो जब छोटे बच्चों को बुलिंग करते थे, उस टाइम पे उन लोगों को जाकर रोकने का काम पेगी ही करती थी। पर यहाँ पे क्योंकि उसने अपने मन में कुछ डिस्क्रिमिनेशंस सेट कर लिए थे, कुछ थॉट प्रोसेस सेट कर लिए थे, और वो वांडा को थोड़ा नीचे आंकती थी, तो इस कारण क्या हुआ, जाने अनजाने में वो चाहती नहीं थी कि उसके मुंह के सामने या चेहरे के सामने उसका मजाक उड़ाए, और वो बड़े सीरियस तरीके से बात करती और वांडा का मजाक उड़ाती। पर वांडा को सारी बातें समझ में आ रही थी। तो ये जो बुलिंग था वो डिस्क्रिमिनेशन के कारण हुआ। और यहाँ पे ये जो डिस्क्रिमिनेशन है, डिस्क्रिमिनेशन के कारण ही एक और चीज हुआ जो कि हमारा सेकंड रिफ्लेक्शन है। जो पेगी है वो जजमेंटल हो गई। उसने पहले ही जज कर लिया कि वांडा कैसी लड़की है। उसने वांडा को अपने से नीचे ही समझा। और बाद में क्या हुआ, जब वांडा ने बहुत खूबसूरत से ड्राइंग्स बनाए और पेगी से भी ज्यादा खूबसूरत ड्राइंग बनाए, तब पेगी को महसूस हुआ कि सच में वो कई ज्यादा ऊपर थी पेगी से। तो ये जो डिस्क्रिमिनेशन है, ये जो थॉट प्रोसेस है कि हम अपने आप को दूसरों से आंकते हैं, चाहे ही हम ये सोच सकते हैं कि सामने वाला हमसे छोटा है या तो बड़ा है। तो ये जो डिस्क्रिमिनेशन है, ये थॉट प्रोसेस को हमें खत्म करना पड़ेगा और हमें जजमेंटल होना खत्म करना पड़ेगा। जब मैंने ये चीज बोला कि जजमेंटल होना खत्म करना पड़ेगा, इसका ये मतलब नहीं है कि पूरी दुनिया जजमेंटल होना खत्म हो जाए। कुछ लोग होते हैं जिनका काम ही जज करना होता है। जैसे आप लोग कोर्ट में जजेस को देख लो, उनको जज करना ही पड़ता है, वो उनका प्रोफेशन है। अब टीचर्स को देख लो, टीचर्स को हर बच्चे को जज करना पड़ता है ताकि उनकी गलतियों को सुधार कर वो सही रास्ते में लेकर आ सके। तो टीचर्स, जजेस, पुलिस, सीबीआई, इन लोगों को जजमेंटल होना पड़ता है क्योंकि ये उनका प्रोफेशन है। और हमें ये चीज समझना है कि बाकी लोग जो कि नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं, जिनका काम जजमेंटल होना नहीं है, उनको किसी भी चीज में किसी भी इंसान को जज करना बंद करना पड़ेगा। एंड लेट अस लीव एवरीथिंग टू द गॉड ऑलमाइटी। वो जज करेंगे बिकॉज ही इज द सिंगल अल्टीमेट जज ऑफ द वर्ल्ड। हमारा थर्ड रिफ्लेक्शन है बुलिंग। कुछ लोग मस्ती करने के लिए जानबूझकर बुलिंग करते हैं और कुछ लोग अनजाने में बुलिंग करते हैं, जैसे कि पेगी ने किया, और दोनों का एंड रिजल्ट नेगेटिव ही होता है। हमने यहाँ पे भी देखा कि पेगी अनजाने में बुलिंग करती है
और एट लास्ट वो रिग्रेट में हो जाती है। बुलिंग एक लिमिट तक बहुत अच्छा रहता है जब हम सामने वाले के पॉजिटिविटी के लिए बुलिंग कर रहे हैं और उसे समझा रहे हैं कि हमने जो भी बुलिंग किया वो क्यों किया, तो वो जो बुलिंग होता है वो पॉजिटिव होता है। बट चीज़ें कभी कभी हाथ से निकल जाता है, जैसे इस सिचुएशन में हुआ कि वांडा इस शहर को ही छोड़कर चली जाती है और इसके कारण एट लास्ट वो अपनी जो माफ़ी है माफ़ी तक नहीं मांग पाते। वो लोग अपने रिग्रेट में ही परेशान रहते हैं बहुत समय तक। तो हमें ये चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है कि क्या बुलिंग की ज़रूरत है? बिल्कुल भी नहीं। हमारा फोर्थ रिफ्लेक्शन है रिस्पॉन्ड। हमने देखा कि जो वांडा है वो रिएक्ट नहीं करती। जब ये लोग मजाक उड़ा रहे होते हैं उसको समझ में आ जाता है, उसके बाद भी वो लड़ाई झगड़े के लिए नहीं जाती, वो रिएक्ट नहीं करती, वो रिस्पॉन्ड करती है। वो बुरा मानती है बट वो वहाँ से चुपचाप चली जाती है। और जब समय आता है तब सबसे आगे बढ़कर फ्रंट फुट में 6 वांडा ही मारती है। कहने का मतलब ये है कि जब ड्राइंग कंपटीशन आता है, जब सबके सामने परफॉर्म करने का टाइम आता है, उस समय पे वांडा सबसे बेस्ट परफॉर्म करती है। तो हमें ये चीज़ समझना ज़रूरी है कि हर टाइम रिएक्ट करना ज़रूरी नहीं है। हम रिस्पॉन्ड करते हैं तो वो जो रिस्पॉन्ड है, रिस्पॉन्ड के कारण ही पैगी और मैडेलिन को ये चीज़ बाद में समझ में आया कि वांडा एक बहुत ही खूबसूरत इंसान भी थी और उसके कारण इन लोगों को और ज़्यादा रिग्रेट महसूस होता है। और हमारा फिफ्थ और लास्ट और सबसे इम्पॉर्टेंट रिफ्लेक्शन है एक्ट ऑफ फॉरगिवनेस। हमने देखा कि चाहे ही वांडा को कितना ही बुरा क्यों ना लगा हो, एट लास्ट वो पैगी और मैडी को माफ कर देती है। उसके फादर के लेटर से हमें ये क्लियरली समझ में आता है कि वांडा को सब कुछ चीज़ समझ में आ रहा था कि कैसे पैगी, मैडी और जो बाकी दोस्त हैं वो लोग सब वांडा का मजाक उड़ा रहे हैं। और लास्ट में जो वांडा का लेटर था उससे ये समझ में आता है कि वो माफ़ कर देती है। वो गिफ्ट प्रोवाइड करती है किसको? मैडी और पैगी को। और उसमें भी वो जो गिफ्ट था वो जब ये स्कूल छोड़कर जा रही होती है उस समय पर ही वो माफ़ कर देती है। तो ये जो एक्ट ऑफ फॉरगिवनेस है ये दूसरे इंसान की ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा सबक बन जाता है और हमें ये चीज़ सिखाता है, ये चैप्टर हमें ये मॉरल वैल्यू सिखाता है कि फॉरगिवनेस इज़ द लव which we can share with everyone. So with this, I end up this chapter. We'll meet in the next chapter. May God bless everyone.